That's why in the definition they have written that aggregate demand refers to total value of final goods and services sectors to buy given level of attention और एक पर्टिकुलर सेक्टर उठा लो एग्रीगेट डिमांड में जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स की वो डिमांड कर रहे हैं वो सारा कुछ ऐड करना है आपने पूरी इकोनॉमी का so again I'm repeating aggregate demand refers to total value of final goods and services which all the sectors are planning to buy actual में buy नहीं करा planning to buy at a given level of income during a period of 1 year चैप्टर 7 कर रहे हैं बेटा टाइम से आया करो चैप्टर 7 then in your registers please write अगर definition लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो I'll just repeat it again so aggregate demand refers to total value of final goods and services which all the sectors are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year. Then aggregate demand is a planned expenditure. ये actual नहीं है. This is a planned expenditure. And लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी या फिर छोड़ो लास्ट क्लास को नेशनल इनकम में हमने एक चीज डिस्कस करी थी नेशनल इनकम विल डू द एंटायर यूनिट अगेन आफ्टर 15th तो 16 से लेकर 25 तक आई विल बी कंप्लीटिंग नेशनल इनकम ओके सो नेशनल इनकम में हमने एक चीज डिस्कस करी थी स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टॉक इज दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो क्या था फ्लो was that variable which is measured over a period of time during a period of time ठीक है so aggregate demand again definition आपने क्या लिखी है total value of final goods and services which all the sectors are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year so क्योंकि during a period of 1 year आ गया तो इसीलिए aggregate demand is also a flow concept ये लिख लो प्लीज इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग इन योर रजिस्टर्स प्लीज राइट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड First one is private or household consumption expenditure. Private or household consumption expenditure. So जो households होते हैं वो जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे वो गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही होते हैं देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक हो सकता है फाइनल और दूसरा हो सकता है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्या होता है रॉ मटेरियल होता है तो हाउसहोल्ड्स रॉ मटेरियल पे कभी भी खर्चा नहीं कर सकते बिकॉज हाउसहोल्ड्स आर नॉट प्रोडक्शन यूनिट तो हाउसहोल्ड अगर कुछ भी बाय करते हैं तो दैट इज ऑलवेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज so the expenditure made by households on durable goods semi durable goods non durable goods services वो सब कुछ इसमें आता है household या फिर private consumption expenditure में okay second you have investment expenditure सो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में क्या हमने वर्ड यूज करा था कि रॉ मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर
We have used aggregate demand refers to total value of final goods and services. तो ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना, ये फर्म्स करते हैं, प्राइवेट सेक्टर करता है. तो प्राइवेट सेक्टर तो रॉ मटेरियल पे भी एक्सपेंडिचर करता है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ गुड्स परचेज करता है. दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स. वो इसमें आएगा. कैपिटल गुड्स आर दोज which are purchased to produce other goods and services. ठीक है. सो एक कंपनी है, वो चिप्स बना रही है, तो चिप्स बनाने के लिए जो उसने मशीन्स ले रखी है, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए जो उसने मशीन ले रखी है, तो वो क्या है? वो कैपिटल गुड है. Those machines are helping the business, helping the company to produce other goods and services. So we are talking about only final goods, not the raw material. ठीक है. एंड दूसरा चीज जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री. Inventory investment is also known as change in stock. ये दोनों चीजें क्लियर है? सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सो हाउस होल्ड जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय, हाउस होल्ड कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर ले, वो हमेशा फाइनल गुड्स होती है. और ज्यादा अगर स्पेसिफिक बोलना है, सो हाउस होल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं वो क्या होते हैं? वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं? कंजम्पशन गुड्स. And consumption goods can be durable, semi-durable, non-durable services. जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, दे कैन बी आइदर कैपिटल गुड और दे कैन बी आइदर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. क्लियर यहां तक? थर्ड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट दो चीजों पे एक्सपेंडिचर करती है. एक तो हो गया कंज्यूमर गुड्स. सो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स बाय करती है टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है. एंड दूसरा, गवर्नमेंट खुद कैपिटल गुड्स परचेज करती है, बिकॉज गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करती है. ठीक है. So government makes expenditure both on consumer goods and capital goods that constitute the expenditure of the government. Last component is net exports. Last component is net exports. So यार ये समझाने की जरूरत है. Domestic goods जो foreigners buy कर रहे हैं, that is export. And बाहर के goods जो domestic people buy कर रहे हैं, that is imports. दोनों का difference is net exports. Why are we considering it in aggregate demand? आप एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हो, तो why are you considering exports and imports? So exports क्या है? Exports जो फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं, तो फॉरेनर्स यहाँ के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट्स की वजह से डिमांड इज इंक्रीजिंग. डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग. एंड इंपोर्ट्स की वजह से क्या हो रहा है? इंपोर्ट्स की वजह से डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो रही है. मतलब जो चीज आपको बाहर से सस्ता पड़ रहा है, आप उसको बाहर से मंगवा रहे हो rather than you are purchasing it from here. So अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो दैट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, और अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दैट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स. तो दोनों का नेट लेते हैं. ठीक है. एंड दैट इज एडेड टू द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी. क्लियर ये चीज? ओके. So there are four components of aggregate demand, which is equal to C plus I plus G plus export minus import. इसको लो.
करके दे दूंगा पेपर। किससे कॉपी करा तुमने? हाँ बुक वही वही मतलब है इसका। हाँ कोई नहीं, फ्राइडे को फिर से। हाँ क्योंकि डिफिकल्ट था तो तू बार बार एक ही पेपर लिखेगा जब तक वो तेरे लिए इजी नहीं हो जाए। क्या दे दूं? हो गया भाई पेपर खत्म, हो गया पेपर, फिर से देना है, घर बैठ के करो। There is always another place where you can write paper. Okay, फिर से नहीं यार, सेम नहीं हो गया बस एक बार। I'll discuss the paper. I discuss नहीं करूँगा, I'll share the solution first, and if it is required for some questions you want to discuss, so we can have a short 10-15 minutes class for that. इतना बड़ा तो पेपर था भी नहीं, आधे घंटे का पेपर था, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। And हाँ वो तो लिखा हुआ था बट आधे घंटे का भी नहीं था वो पेपर, एंड के 2 क्वेश्चन तो थे बस बड़े। एनीवेज अच्छा अब देखो इसमें सो ये जो है ना, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में एप्लीकेबल होता है, C plus I plus G plus X minus M, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ 4 सेक्टर इकोनॉमी और एन ओपन इकोनॉमी, बट वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स। सो अगर आपको एग्जाम में वो पूछता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स लिखो, यू हैव टू मेंशन ऑल द 4 कंपोनेंट्स। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैंने तो बस 2 कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो मैं 2 लिख कर आ गया, नहीं, यू हैव टू मेंशन ऑल 4, बट इन क्लास 12 इन द एंटायर यूनिट आप बस सी और आई पढ़ोगे, बाकी दोनों चीजें नहीं पढ़ते। क्लियर है चीज? ओके अब एक चीज बताओ, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ उसको, इसको बुक में भी हर जगह वो क्या रेफर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके सो इनकम नहीं है, ठीक है, कैन यू मेक कंजम्पशन और नॉट? अगर आपके पास इनकम 0 है, इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ये ध्यान रखना। नेगेटिव इनकम क्या है? हाँ इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती है। वो जो लोन है, दैट लोन इज अ बोरोइंग ना, दैट इज नॉट योर इनकम। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। सो इनकम आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इनकम कैन बी 0। और मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इनकम आपकी 0 है, कैन यू मेक कंजम्पशन? हाँ तो जिंदा कैसे रहोगे भाई? बेग बोरो स्टील, पैसा है या नहीं है, इकोनॉमी को कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी। फोटो खींचने पे फोटो खींच के डाल दो। मैडम सुबह हो गई, यू वांट कॉफी, टी, वो क्या लाया, रेड बुल है, नहीं डाइट कोक। सो गाइस इनकम अगर 0 है, इनकम अगर 0 है तो ध्यान रखना कंजम्पशन जो है दैट कैन नॉट बी 0। if the income of the entire economy, we are not talking about an individual, मैक्रो के अंदर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो अगर इनकम 0 है, कंजम्पशन हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज फॉर सर्वाइवल यू नीड टू कंज्यूम समथिंग। तो सरवाइव करने के लिए इकोनॉमी को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ओके so when income is equal to 0, consumption is equal to C bar. So what is C bar? C bar is the bare minimum consumption which is required by the economy for survival. So it is the minimum consumption which is required by the economy for survival. And this C bar is known as ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर ये चीज? अच्छा अब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस मीन्स व्हाट, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये भी लिख लो।
ठीक है गाइस, यहां तक किसी को कुछ समझ आया? सो लेट्स से इनकम इज 0 एंड इसको 100 से इंक्रीज करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, इनकम 0 है, इसको कंटिन्यूसली हम 100 से इंक्रीज कर रहे हैं, फाइन। सो व्हाट विल हैपन टू द कंजम्पशन? कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं क्या? 40। So 40 is the minimum consumption which is required by the economy for its survival. Okay? एंड अब मैं क्या करूंगा, इसमें ना 80 80 80 ऐड करते चले जाऊंगा। उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों ऐड कर रहे हैं और कांस्टेंट नंबर क्यों ऐड कर रहे हैं, बट जरा करना कितना आएगा, 120, 200, 280, 360, 440 एंड ये कितना हो जाएगा, 520। देखो ठीक है, लिख रहे हो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? ऑल द बेस्ट गाइस। सो रीजन क्या है कि मैंने कंजम्पशन को 80 से ही इंक्रीज करा है, उस पर मैं आता हूं, बट उससे पहले एक चीज देखो। अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या हो रखा है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहां पे क्या हो रखा है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। एंड यहां पे क्या हो रखा है, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। क्लियर यहां तक? ठीक है। सो यहां पर कोई मुझे बता सकता है कि कंजम्पशन कम हो गई है और इनकम ज्यादा है, मतलब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, इनकम भी इंक्रीज कर रहा है, बट राइज इन इनकम इज मोर देन राइज इन कंजम्पशन। क्यों? बिकॉज द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू सेव। अगर आप यहां पर देखो ना, यहां पर आपका सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है। यहां पर आपका सेविंग्स इक्वल टू 0 है एंड यहां पर आपका सेविंग्स इक्वल टू पॉजिटिव है। ये सेविंग्स निकल के कहां से आया? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इफ यू हैव इनकम, आप दो चीजें कर सकते हो, उस इनकम को कंज्यूम कर सकते हो या फिर उस इनकम को आप सेव कर सकते हो। अब आप बोलो यार उस इनकम को मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड करते हैं। हाउस होल्ड इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। ये आया समझ? ठीक है। सो जो हाउस होल्ड हैं वो क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं। सो अगर दे आर कंज्यूमिंग मोर देन व्हाट दे हैव, देयर सेविंग्स आर नेगेटिव। इफ दे आर कंज्यूमिंग एग्जैक्टली व्हाट दे हैव, देयर सेविंग्स आर जीरो। एंड लेटर ऑन आपकी जो इनकम है उसका कुछ प्रोपोर्शन आप सेव करने लग गए हो। ठीक है, सो देयरफॉर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ठीक है, आरना भाई उठ जा, सुबह हो गई। अच्छा यहां तक क्लियर? ओके नाउ सो कंजम्पशन को हमने कांस्टेंट क्यों रखा है? देखो इन सब चीजों को ना हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअसली 80 से ही इंक्रीज करेगा। पहले वो 80 से इंक्रीज कर सकता है, फिर वो 50 से भी इंक्रीज कर सकता है, फिर वो 10 से भी इंक्रीज कर सकता है, फिर वो वापस किसी और नंबर से इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो 80 से ही इंक्रीज होगा। बट व्हाई एम आई इंक्रीजिंग इट विद अ कांस्टेंट वैल्यू? क्योंकि जब मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं ऐसे अजीब सा बना दिया तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू शो इट ग्राफिकली। सो क्लास 12 के अंदर वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद द सेम वैल्यू सो दैट जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आए। क्लियर? ओके अब देखिए, फिर से लिखो प्लीज। देखो 80 ऐड करते चले जाएंगे।
फिर से लिखो। फोर्टी लिखा है हमने और उसमें 80 80 80 ऐड करते चले गए। सो आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन होगा हमेशा, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी कौन आएंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। Again, investment is not constant. However, we are assuming that कोई भी private sector है, once they make an investment for a particular period of time, they are not going to change that investment. जैसे किसी ने आज फैक्ट्री खोली, अब वो ये थोड़ी बोलेगा चलो एक हफ्ते के बाद चलो एक और फैक्ट्री खोलते हैं, चलो 2 मशीनें और परचेज करते हैं। यार वो पूरा जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका फैक्ट्री का सेटअप है, वो एक बार ही लगाएगा, and then he is going to see for at least 1 year कि ग्रोथ क्या है, प्रोग्रेस क्या है, and then he will take future decision. So इसीलिए again we are calculating aggregate demand, consumption expenditure, investment expenditure for a year. So we are assuming कि पूरी इकोनॉमी के अंदर investment made by the private sector एक बार ही होगी, तो at least for 1 year that will remain constant. These are all assumptions. Can be true, cannot be true. Theoretically we are understanding it. ठीक है? अब aggregate demand क्या होगा? Aggregate demand in a two sector economy, C plus I, ये निकाल लो प्लीज। 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560 ऐड कर लो। वन 240, 320, 400, 480, 560। इसमें भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके So zero level of income pay. So let's say y-axis is your y-axis is your consumption and investment expenditure, and x-axis is your income. So yeah, हाँ, zero level of income pay. Consumption हमने क्या लिखा था? 40. So it's going to start somewhere on the y-intercept. So जो कंजम्पशन कर्व है वो आपके y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है 0 से 40 तक का, दिस इज सी बार। एंड जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने क्या लिखा था? कांस्टेंट लिखा था मैंने, सी 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 लिखा था, 40 लिखा है ना, तो वही 40 ये आपका आई हो गया। यार इसको ना कंफ्यूज नहीं हो जाओ बाद में, ऐसे लिख लो। ठीक है ना, 40 पे हमने कांस्टेंट करा था, एंड ये कांस्टेंट है। इनकम देखो आपकी जितनी भी बढ़ जाए, जितनी भी कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाज कांस्टेंट, सो देयरफॉर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या एंड व्हाट इज एडी? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ऐड करके अगर बनाऊंगा तो एडी कर्व विल लाई अबव बोथ द कर्व्स सी एंड आई, क्योंकि एडी सी और आई के एडिशन से बनेगा, तो एडी विल बी अबव बोथ द कर्व्स। राइट? अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, इस सी को इधर लेके जाता हूं, सो एडी माइनस सी इज इक्वल टू
आई, दैट मींस एडी और सी के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये दिस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो ये जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट सेम है, सो देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, ये लिख लो। ये आया समझ सबको? ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग। इन्वेस्टमेंट तो आपका सेम ही है ना, चेंज ही नहीं हो रहा। हाउ डू यू कैलकुलेट स्लोप? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स तो चेंज हो रहा है बट डेल्टा वाई तो 0 है, न्यूमरेटर में चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें रोने की बात क्या है? चेंज क्यों नहीं हो रहा? तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप है दैट इज 0। ठीक है, कंजम्पशन का स्लोप ये प्लीज लिख लो, इट्स एन अपवर्ड मूविंग, so therefore positive slope, it is upward moving, therefore positive slope, and AD is also upward moving, therefore positive slope. Guys, page number 7.1 से 7.3, read each and every line. So money value producers are money value of final goods and services इसमें से ना ये मनी वैल्यू हटा देते हैं। अगर मैं मनी वैल्यू इसमें से हटा दूं तो क्या बचेगा? स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विस स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। अब ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स है ये किसने बनाया? कौन बनाते हैं? सो ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फाइन। अब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है उनको क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये मिलता है। सो अगर थोड़ा बहुत नेशनल इनकम किसी ने पढ़ा है, सो इन चारों चीजों को अगर मैं ऐड कर दूं इन अ रफ सेंस दिस विल बी डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी होता है। क्या हो गया? सूरज कहीं और से उठ गया? ठीक है, अगेन गाइस हम क्या कर रहे हैं? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में से मनी वैल्यू उड़ा दिया। मनी वैल्यू उड़ा दिया तो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज बचे। उन गुड्स एंड सर्विसेज को किसने बनाया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बनाया। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिला? फैक्टर इनकम मिली। वो फैक्टर इनकम क्या है? आइदर डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। रफ सेंस में ये नहीं बोलो अब नहीं उसमें तो आपने एनएफआई ऐड नहीं करा, ऐसे कैसे हो गया, फिर आपने इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड नहीं करा, इसमें तो और भी कंपोनेंट होते हैं। तो भाई रफ सेंस में, ठीक है ना? ठीक है ना? सुबह हो गई? ओके, सो कैन वी से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई आपका मनी वैल्यू फाइनल गुड्स है। मनी वैल्यू हटाया, मनी वैल्यू हटाने के बाद हमने ये निकाला कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसने बनाए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बनाए। उनको आपने क्या दिया? फैक्टर इनकम को दिया।
तो अगर उन सारी फैक्टर्स इनकम को मैं ऐड कर दूं तो वो फैक्टर इनकम इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है. सो एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम वी आर सेइंग इट्स वन इन द सेम थिंग. ओके, सो अब मैं एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिख सकता हूं? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, ऐसे करके हम लिख सकते हैं. ठीक है. एंड अगर एग्रीगेट सप्लाई इनकम है, इनकम को मैं क्या कर सकता हूं? इनकम को दो ही चीजें कर सकते हैं. आइदर आप इनकम को कंज्यूम कर सकते हो या इनकम को आप सेव कर सकते हो. सो वी कैन से दैट aggregate supply is equal to national income. National income is equal to C plus S. So aggregate supply is equal to C plus S. ये लिख लो. गाइस बुक्स में आओ जरा, पेज नंबर 7.4 पे. वहां पर लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम. 7.4 aggregate supply equal to national income. देखो, when aggregate supply is expressed in physical terms, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, stock of goods physical terms में, it refers to total output of goods and services in an economy. ठीक है? Total goods and services available in the economy. जब आप उसको physical terms में देते हो. We know that the value of total output is distributed to factors of production. तो जिन लोगों ने ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसको मिल रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा है. इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है. द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल विल बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम. सो इसको डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम बोलेंगे. So on the basis of this, they are saying that aggregate supply and national income are one and the same. ठीक है guys, किसी को confusion हुई भी? Yeah. So aggregate supply is equal to national income. Income को आप consume या save कर सकते हो, तो इसीलिए aggregate supply is equal to C plus S. Is this clear? ठीक है. अब जरा income 100 100, 200, 300, 400, 500, 600. कंजम्पशन को 40 लेंगे. गाइस एक बार फिर से समझ लो, हमने कंजम्पशन को कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करा था और वो कांस्टेंट वैल्यू से हमने इसीलिए इंक्रीज करा था कि ये जो आपका कंजम्पशन कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन बने. कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज नहीं करोगे कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा. दैट्स द ओनली रीजन. So 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. So इनकम इज इक्वल टू C प्लस S. तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा तो सेविंग हो जाएगा. तो 0 माइनस 40, 100 माइनस 120. ठीक है, ये आपका सेविंग हो गया. लो C प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस. Done. So this is income
and this is your aggregate supply. So zero level of income पे aggregate supply is zero. So aggregate supply कर्व ऐसे बनेगा आपका origin से, and आपको यहाँ पर हमेशा 45 डिग्री लिखना है aggregate supply. So this is also known as 45 degree line या फिर 45 degree reference line बोलते हैं. ओके, तो ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री हमेशा क्यों बन रहा है? So if I take a point here on the aggregate supply and यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो क्या बताएगा? इनकम बताएगा. लेट्स से वो इनकम कितनी आ रही है? 300. एंड अगर मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये ना ऐसे 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री. सो आपने क्या करा? एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करा, ठीक है. एंड ये वाला जो एरिया है that will always be equal. ये वाला जो एरिया है that is what? Income. ये 300 आपका निकल के आ रहा है and this income what are you doing? Either consume कर रहे हो या आप save कर रहे हो. So which is representing the aggregate supply. तो same निकल के आएगा हमेशा. तो अगर ये एरिया सेम है तो वो जो एंगल है वो बाइसेक्ट होगा. तो 90 डिग्री बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए 45 डिग्री. सो गाइस, बुक्स में से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गुड फॉर यू. एंड जो लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 7.4 7.5 कंप्लीट करो. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज. 7.4 7.5. So next topic, types of propensities. घूमने दिया था वहां पर ना, आपके जो ब्लॉग में ना 2 बच्चे और हैं जिनको पढ़ाना होगा हेडेक. शौर्या, नहीं 2 भाई हैं यार. एक जैसे दिख जाए. एक ऐसा है. नहीं दोनों एक जैसी हैं. ग्रुप के बैच की हैं. शौर्य था, दूसरे का नाम नहीं पता मुझे. हाँ, तो वो नहीं पढ़ते थे. वो इसके हैं, वो डीपीएस वीके के थे. वो अभी नहीं पढ़ते, सब जिम जाते हैं. तो अब क्या करेंगे पढ़ के? अब तो खत्म होगा कॉलेज की. क्या करेंगे? मैनेज करेंगे. हेलो, कॉमर्स नहीं अरे पढ़ ले मेरे भाई. कॉमर्स आप आ जाएगा. So guys, types of propensities to consume. यार एक मिनट सॉरी, हेडिंग ये डाल दिए क्या? चलो कोई नहीं, इसके अंदर पहले लिख लो. So first of all, what is propensity to consume? Propensity to consume means that consumption is a function of income. या propensity to consume का मतलब है कि how much an economy is willing to consume. That is propensity. वो propensity high है या वो propensity low है. That's what propensity means. ठीक है? ये क्या represent कर रहा है? This is representing
कंजम्पशन फंक्शन, एंड ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी आपकी इंक्रीज होगी। बट होता क्या है इनिशियली, कंजम्पशन इंक्रीजेज मोर देन इनकम, then consumption and income become equal, and then there is a stage where consumption rises, but it rises at a lesser proportion than the rise in income. Why? Because economy starts to save. So अगर इनकम और कंजम्पशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो अभी हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, and aggregate supply and income are one in the same thing, तो इसीलिए हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इनकम कर्व बोल देते हैं, एंड कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव कंजम्पशन, दैट पॉजिटिव कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव स्लोप। ये हमने अभी पहले करा था। ओके, सो इसी रूल को देखो, यही रूल फॉलो हो रहा है यहां पर। अगर आप देखोगे कंजम्पशन कर्व ऊपर है, इनकम कर्व नीचे है, सो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। अगर आप यहां पर देखोगे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एंड यहां पर अगर आप देखोगे इनकम कर्व ऊपर निकल गया, सो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका सेविंग्स नेगेटिव है, यहां पर अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स यहां पर जीरो हो गई, एंड यहां पर हम क्या बोलेंगे, सेविंग्स इक्वल टू पॉजिटिव। सेविंग्स नेगेटिव आल्सो नोन एज डिस सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स नेगेटिव मींस डिस सेविंग, सेविंग पॉजिटिव मींस सेविंग्स। ओके, इसमें किसी को डाउट? सबको समझ आ गया? अब जरा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम में फर्स्ट लिखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्चुअली पहले ये लिखना था, मिस हो गया मेरे से। तो ये हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात करी है यहाँ पर, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एंड फिर हमने ये देखा कि कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इनकम कैसे है। पहले कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, इक्वल टू इनकम, एंड देन लेस देन इनकम, फाइन। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। पहला लिखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो चाहिए कुछ खाने के लिए? So income 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. And then consumption 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. ये लिखो। And then we will calculate APC, which is equal to consumption divided by income. निकालो। ये आगे का निकालो, पता नहीं शायद ये आएगा 0.88 आएगा, ये देख लो आगे क्या आता है, निकाल के फिर चेक कर लेना।
11:30। हाँ जी, ये निकालो जरा, सेम वैल्यूज आ रही हैं अलग आ रही हैं? सो अगर आप यहां पर देखो, तो यहां पर एपीसी इज ग्रेटर देन 1। सो एपीसी ग्रेटर देन 1 कब है? व्हेन योर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, या फिर आप बोल सकते हो सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव। सो एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होएगा? व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई और एस इक्वल टू नेगेटिव। एंड इसके आगे लिख लेना ब्रेक इवन। किसी को समझ आ रहा है चैप्टर? मुश्किल लग रहा है ये चैप्टर? हाँ, बहुत आसान तो नहीं है। नेशनल इनकम से थोड़ा बहुत इजी है। हाँ, क्या होती है नेशनल इनकम? अरे होती क्या है? यही होती है। हाँ जी, नेशनल इनकम आपके एग्जाम में आ रही है। भाई न्यूमेरिकल करो, नहीं हो रहे तो प्लीज पूछो डाउट, ऐसे थोड़ी वैसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, कौन लेगा डाउट से? यूएस से बैठ के न्यूमेरिकल्स करो। वो कहाँ गई है लवन्या? वो तो वहाँ गई है जापान। ऐसे जापान ही गई। हाँ, वान्या नहीं, वान्या तो बैंड बजा पड़ा उसका। अरे उसने क्या सैट सैट है क्या था क्या? सैट दे रही है ना वो अगस्त में, तो उसका बैंड बजा पड़ा है। उसे तो अभी ज्वाइन करो और अभी दे दिए एग्जाम। अभी कितना हो इसको? 1.5 महीने तो हुए ज्वाइन करे हुए सैट की क्लासेस। No, she is looking only at 2 places. I think Singapore and Dubai. Only these two places. They apply in India through SAT. हाँ, ठीक है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा ये लिख लिया? ठीक है, लिखो जरा, स्टार्ट करो कहानियां लिखना। लिखो देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू, यार तू अपना ना 2-2 लाख रुपए के फोन यहाँ नहीं दिखाया कर हमें, आईफोन से महंगा फोन है तेरे। So average propensity to consume refers to consumption divided by corresponding level of income. Average propensity to consume refers to consumption divided by corresponding level of income. अब corresponding level of income हम क्यों लिख रहे हैं? ये देखो, आपका यहाँ पर कंजम्पशन है 120, इसको इसके करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम से डिवाइड करना है, ऐसे नहीं कहीं से भी डिवाइड कर दिया, किसी भी इनकम से डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट लिखो, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई। ये सी डिवाइड बाय वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम और S equal to negative, that is dis saving, S equal to dis saving,
ठीक है, नेगेटिव या रिसीविंग, देन एपीसी इज ग्रेटर देन वाई। सिंपल सा लॉजिक है, एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, व्हेन कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, when consumption is equal to income or s equal to 0, it is known as break even point. It is known as break even point and APC is equal to 1. तो इस पॉइंट पे APC क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू है। थर्ड लिखो, when consumption is less than income or saving equal to positive, when consumption is less than income or saving equal to positive, less than income or saving equal to positive, then APC is less than 1. Fourth point लिखो, APC can never be 0. अच्छा, एपीसी को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एपीसी को 0 बनाने के लिए आपको कंजम्पशन को 0 बनाना पड़ेगा। बट जब हमने स्टार्ट करा था पढ़ना, क्या कंजम्पशन 0 हो सकती है? आपकी जब इनकम 0 होती है तब भी कंजम्पशन पॉजिटिव रहती है। सो एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। Even at 0 level of income, consumption is equal to C bar. Even at 0 level of income, consumption is equal to C bar. Next लिखो, APC can never be negative. सेम रीजन लिखना है जो आपने इक्वल टू 0 लिखा है ना, वही सेम रीजन, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। राइट, यहां पर एक चीज नोटिस करो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 0 to 100, 200, 300, 400, 500, 600, एपीसी क्या हो रहा है? एपीसी फॉल हो रहा है। सो लिखो, एज इनकम इंक्रीजेस, एपीसी फॉल्स। तो देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, एपीसी यहाँ पर 1 था, सॉरी ग्रेटर देन 1 था, इक्वल टू 1, लेस देन 1, एपीसी गिरते चले जा रहा है। ये बना लो। हाँ, either you call it as income या you call it as aggregate supply. So aggregate supply और income curve के लिए you always have to write 45 degree. Next लिखो, marginal propensity to consume.
it refers to change in consumption divided by change in level of income. Marginal propensity to consume refers to change in consumption divided by change in level of income. नेक्स्ट लाइन में इसका फॉर्मूला लिखो, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो. When MPC equal to 0, that is डेल्टा C equal to 0. और अभी मैंने क्या बोला था, कंजम्पशन तो 0 हो नहीं सकती. बट यहां पर हम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डेल्टा C की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं. इसका एग्जांपल समझो. इनकम 100 से 200. अगेन जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे ना, इनकम हम 100 से ऐड कर रहे थे और कंजम्पशन में हम 80 ऐड करते चले जा रहे थे. Again, that was a hypothetical example जहां पर we have to increase the consumption by a constant value so that हमारा consumption curve linear बने. But it's not necessary कि consumption जो है वो वैसे ही होगा. So income अगर मेरी 100 से increase हुई, और मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं consume कर रहा था 100 और अभी भी मैं consume कर रहा हूँ 100. मेरा consumption 0 थोड़ी हुआ है. But if I calculate the change, delta y is plus 100 and delta C is equal to 0. So अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार जितनी मेरी इनकम इंक्रीज हुई है वो एडिशनल इनकम आई एम सेविंग. राइट. सो व्हेन एमपीसी, एक मिनट थोड़ा सा एरर हो गया काटना. व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई. अगर आपका डेल्टा सी 0 है, मतलब आपकी इनकम में जो चेंज हुआ, आपने उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, तो वो कहां गया पैसा, वो सारा सेव हो गया. तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई, देन एमपीसी इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट्स में लिखो मिनिमम वैल्यू. मैथ कितने बजे, लास्ट टॉपिक कर रहा हूं. ठीक है, देन एमपीसी इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट लिखो, व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई. सो अब हम क्या कर रहे हैं, जितने से इनकम इंक्रीज हुई वो पूरा कंज्यूम कर लिया. तो मतलब आपकी इनकम 100 से इंक्रीज हुई, आपने पूरा 100 कंज्यूम कर लिया. सो व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, देन एमपीसी इज इक्वल टू 1. then MPC is equal to 1. So MPC equal to, आपने एक तो 0 लिखा है, MPC is equal to 1 लिखा है. इसके साथ लिख लो मिनिमम वैल्यू एंड इसके साथ लिख लो मैक्सिमम वैल्यू. हाँ, तो एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई कर सकती है, 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता, 0 से नीचे भी नहीं हो सकता. ये लिख लिया. अच्छा, अब देखो ये चीज समझो. आपका कंजम्पशन 100 है, इट्स नॉट चेंजिंग. आपकी इनकम में कितना चेंज आया, 100. आप बोल रहे हो कि यार आप उस 100 को आप सेव कर रहे हो. ठीक है, आपकी इनकम 100 से बढ़ रही है, क्या मैं बोल सकता हूं मैं सेव कर रहा हूं 120? कहां से सेव कर रहे हो भाई? When we talk about MPC, हम क्या बोल रहे हैं कि जितना चेंज, ऐसे देखो, MPC is equal to delta C by delta Y. इसको इधर लियो, MPC into delta Y is equal to delta C. तो आप बोल रहे हो आपकी इनकम में 100
का चेंज आया, उसका कितना प्रपोर्शन यू आर कंज्यूमिंग। तो यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, तो ये 0, एंड यू आर कंज्यूमिंग फुल्ली, तो ये 100, ये आएगा ना। ज्यादा कैसे हो जाएगा 100 से, और 0 से नीचे कैसे हो जाएगा? उस 100 का कितना प्रोपोर्शन मैं कंज्यूम कर रहा हूं? कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहा हूं। उस चेंज इन इनकम का कितना प्रोपोर्शन मैं कंज्यूम कर रहा हूं? पूरा कर रहा हूं। यही चीज हो सकती है। तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, या 1 से ऊपर कैसे हो सकता है? ये आया समझ? ठीक है, तो इसीलिए एमपीसी की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इसमें हाँ नेक्स्ट लिखो, एमपीसी फॉर गरीब, गरीब, so MPC for poor is high। हाँ, गरीब लोगों के लिए एमपीसी हाई होगा, क्योंकि उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी है, तो उनकी इनकम अगर इंक्रीज होगी तो उसको कंज्यूम करेंगे। एंड एमपीसी फॉर रिच विल बी लो। ठीक है जी, ये हो गया। अरे रुको, अभी एमपीसी खत्म करवाने दो। बेटा मुझे 25 तक कंप्लीट करवाना है कोर्स, ठीक है, तो ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है गाइस, एमपीसी कंप्लीटेड, दैट्स इट फॉर टुडे।